हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर 2016 के छठे पेपर हिंदी का जो सब्जेक्ट है आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। 2016 की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था, ये हिंदी का पेपर है जो कि 25 नंबरों का रहता है और 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के जो भी पेपर है वो आपको ऑलरेडी इस चैनल पर सॉल्व करा दिए गए। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर आप अदर सब्जेक्ट की क्लासेस को भी चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस और रहमान। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कबीर के जो सूफी गुरु थे वो थे शेख तकी। ठीक है, कबीर की शिक्षा और दर्शन में सूफी प्रभाव भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 2 है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ये किस तरह की विधा है, क्या ये संस्मरण है, क्या ये कहानी है, या फिर आत्मकथा, या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की बहु प्रशंसित आत्मकथा है। ठीक है, किसकी है ये, हरिवंश राय बच्चन की। आपको ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे पूछा गया कि मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी फेमस रचनाएं यहाँ पर लिखी, पुस्तकें लिखी, लेकिन कुछ ऐसी एक रचना थी जो यहाँ पर अधूरी रह गई थी। उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका मंगलसूत्र, दूसरा करबला, तीसरा रंगभूमि, चौथा ऑप्शन आपका कर्मभूमि। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी उसका नाम है मंगलसूत्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 4 है, घड़ी साज। घड़ी साज ये शब्द है, कैसा शब्द है, देशज शब्द है, संकर शब्द है, विकारी शब्द है, या फिर रूढ़ शब्द है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि एक तरह का संकर शब्द है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल, संकर शब्द कौन से होते हैं, 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी प्लस फारसी हो गया, इसमें घड़ीसाज, घुड़सवार, चालबाज आदि ये सारे के सारे कैसे हैं, ये संकर शब्द हैं। इसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी से मिलकर बनने वाले संकर शब्दों का एग्जाम्पल आप देख सकते होंगे, रेलगाड़ी, टिकट घर आदि, ये भी एक तरह के संकर शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रसाल पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, रसाल जो है वो पर्यायवाची शब्द है, किसका है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका कोयल का, ऑप्शन बी आपका पान का, ऑप्शन सी आम का, ऑप्शन डी आपका सगा भाई का। तो रसाल जो है वो पर्यायवाची शब्द है किसका, आम का। आम के अन्य पर्यायवाची शब्द भी आप यहाँ पर देख सकते होंगे। आम के जो अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं आम्र, अमृतफल, अतिसौरभ, साहूकार आदि। ये सारे के सारे क्या है, आम के पर्यायवाची शब्द। इस तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुई। इसके बाद आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। प्रश्न संख्या 6 आपका तेलुगुत्तरीय प्रश्न में ता, था, दा, धा, इनका उच्चारण स्थान आपको बताना होगा। ठीक है, तो ता, था, दा, धा। ठीक है, इन जिन वर्णों का उच्चारण करने में दांतों का सहयोग होता है उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जिसकी ता वर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये दंत है। ठीक है, अगर आपसे कोई एक सेपरेट वर्ड के बारे में पूछा जाए कि ता का उच्चारण स्थान कौन सा, तब भी आप कहेंगे दंत। और यहाँ पर पूरे वर्ग के सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो एक साथ पूछा गया, तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो यहाँ पर दंत के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया कि आग और हाथी का तत्सम रूप लिखना है। कैसा तत्सम रूप। ठीक है, तो आग का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका अग्नि, और हाथी का आप बोल सकते हैं हस्ती या गज। ठीक है, हस्ती या गज दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों को दोनों आपके तत्सम रूप हो जाते हैं। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। ठीक है, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्युपकार कहते हैं। क्या, प्रत्युपकार। ठीक है, जैसे आपने किसी के ऊपर उपकार किया उसने भी उसके बदले का उपकार किया तो उसे आप बोल सकते हैं प्रत्युपकार। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वारह वाटोना। वारह
वाट होना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में आपको प्रयोग कीजिए। ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं ये पूरा पेपर 2016 की परीक्षाओं में आया हुआ है और पिछले ईयर के पेपरों से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में। डीएलएड में ऐसा खासकर देखने के लिए मिलता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल भी बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, जो कि मैंने आपको बताया कि 12 वाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि इसका अर्थ है तितर बितर होना या फिर अलग होना। दोनों में से आप कुछ भी अर्थ लिख सकते हैं, दो अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। 12 वाट होने का अर्थ है या तो तितर बितर होना या फिर अलग होना। वाक्य में आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, भाई भाई की लड़ाई में सोनू और सोहन को 12 वाट कर दिया। अगले प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10। किस लैंग्वेज यानी कि भाषा का जो स्वरूप है वो अनिश्चित होता है। तो भाषा का अनिश्चित स्वरूप यहाँ पर बताया गया है किस भाषा का होता है। तो अनौपचारिक भाषा का जो स्वरूप है वो अनिश्चित होता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन जिससे आप बोलते हैं। इसके पीछे कोई औपचारिक या नैतिक वाह्यता ना होकर प्रयोजनात्मक वाह्यता होती है। व्यक्ति अपने हृदय के भावों और विचारों को व्यक्त करने के उद्देश्य से इसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अनौपचारिक भाषा का जो स्वरूप है वो अनिश्चित होता है। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल सहित बताया गया कि योगरूढ़ शब्द की डेफिनेशन सबसे पहले बताई गई। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें आप योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसके आपका लंबोदर हो गया, ये दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन एक विशेष स्पेसिफिक मीनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसकी लंब प्लस उदय, इन दो शब्दों से मिलकर बना लंबोदर। इसका मतलब होता है बड़े पेट वाला। ठीक है, जिसका एक तीसरा अर्थ भी निकलता है जिसे आप गणेश भी कहते हैं। ठीक है, गणेश। अगला यहाँ पर जो शब्द बताया गया वो है दशानन। ठीक है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बनाया, 10 प्लस आनंद। ठीक है, जो कि मिलकर बनाता है आपका दशानन। ठीक है, जिसका मतलब होता है 10 मुखों वाला। ठीक है, इसका भी एक अन्य मीनिंग होता है। ठीक है, एक स्पेशल मीनिंग होता है, इसके स्पेशल अर्थ होता है। ठीक है, जिसे आप रावण भी कहते हैं। ठीक है, 10 मुखों वालों को क्या बोलते हैं, रावण। इसी तरह से पंकज शब्द को आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक आपके जो अति लघुत्तरी प्रश्न है ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है, ये बहुत जल्दी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे ही आपके 2016 से लेकर 2024 तक के सारे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपके जो लघुत्तरी प्रश्न है वो भी सॉल्व कराए जाएंगे इसी चैनल पर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, इसलिए वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।